नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मेंसुरेशन 2D में अभी तक हमने वर्ग और साथ में समचतुर्भुज को पढ़ लिया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। उसके बाद आज जो हम आकृति स्टार्ट करने वाले हैं, नई आकृति स्टार्ट करने वाले हैं, उस आकृति का नाम है त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज से पेपर में मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप जल्दी से हेडिंग बना लीजिएगा, टाइम वेस्ट ना करते हुए। हम आज पढ़ने वाले हैं क्या? त्रिभुज। और भी आकृति पढ़ेंगे आज, लेकिन सबसे पहली आकृति होगी त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रायंगल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है। अब जब कभी भी पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको त्रिभुज दिखाई दे लिखा हुआ, तो आप सबसे पहले तो डायग्राम इस तरीके का बना देना, क्योंकि आप लोगों को ध्यान है कि जब कभी भी वर्ग आया था तो हमने अलग टाइप की एक इमेज को बनाया था। जब कभी भी समचतुर्भुज आया था, रोम्बस आया था, तब हमने कुछ अलग टाइप की फिगर को बनाया था। लेकिन अब फिगर बदल चुकी है, उसका नाम है क्या? त्रिभुज। अब त्रिभुज जनरली जो पेपर में पूछे जाते हैं वो आपको जो मिलेंगे वो लगभग 4 टाइप के आपको मिलेंगे, ठीक है। कितने टाइप के? 4। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा नीट एंड क्लीन, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो ना समझ आए तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज। क्या नाम होगा इसका? समकोण त्रिभुज। कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद हम दूसरा त्रिभुज पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सही है। इसका नाम होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद हम त्रिभुज पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसका अंग्रेजी में नाम होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद जो लास्ट में हम त्रिभुज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। इसका अंग्रेजी में नाम होगा स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है। तो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पेपर में कोई जरूरी नहीं है कि आपसे समकोण त्रिभुज पूछ लिया जाए। कोई भी सवाल आपसे आ सकता है, समबाहु त्रिभुज पूछ लिया जाए, समद्विबाहु त्रिभुज पूछ लिया जाए। तो इसका मतलब ये हो गया, हमें हर त्रिभुज के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है और उसके बाद हम जल्दी से चलेंगे उन सवालों पर जो पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब सबसे पहले तो पेपर के अंदर आपसे यही सवाल किया जाएगा कि आप क्या बताइए? क्षेत्रफल बताइए। किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल तो जरूर आएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल को एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कटर है और मैं इसको यहाँ से काटना चाहूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको काटना चाहूँ और इसको बाहर अगर मैं निकालना चाहूँ इस त्रिभुजाकार आकृति को इस व्हाइट बोर्ड की शीट से, तो आप ये कहेंगे कि जब ये बाहर निकलेगी तो आपको एक त्रिभुजाकार एक शेप मिलेगी और उसको क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर जो ये शीट इस्तेमाल की जा रही है, केवल इतनी जो त्रिभुजाकार शेप में है, वो अपने आप में क्या कहलाएगी? क्षेत्रफल कहलाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, क्षेत्रफल के जो 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है, क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले हमेशा, ये पीछे तक दिखाई दे रहा है भाई नीचे, क्षेत्रफल के हमेशा 2 फॉर्मूले आप लोगों को हमेशा याद होने चाहिए। पहला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मतलब किसी भी त्रिभुज का, जितने भी त्रिभुज यहां पर व्हाइट बोर्ड पर लिखे गए हैं, है ना, हमेशा क्लियर होना चाहिए। जितने भी त्रिभुज यहां पर लिखे गए हैं, कभी भी आपसे क्षेत्रफल इनका पूछा जाए और उसमें आधार आपको दिया जाए और ऊंचाई दी जाए, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए आसान है, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर है? सही। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूले पर। दूसरे फॉर्मूले क्या रहेंगे? दूसरा फॉर्मूला s माइनस a s माइनस b s माइनस c का स्क्वायर रूट, ठीक है। आप यहां पर लिख लें, जहां s बराबर a प्लस b प्लस c y2 रहेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है हीरोज फॉर्मूला। आप लिख भी लेना साथ में, इसको बोला जाएगा हीरोज फॉर्मूला। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने इसके लिए बताया कि किसी भी त्रिभुज के अंदर ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसमें आधार भी होना चाहिए और ऊंचाई भी होनी चाहिए। वैसे ही यहां पर अगर हम बात करें कि
हीरोज फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा, तो हीरोज ये कई बार कंफ्यूजन रहता है कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो हीरोज फॉर्मूला है, हीरोज फॉर्मूला सब जगह लगेगा, हर जगह लगेगा, समकोण त्रिभुज में भी, विषमबाहु त्रिभुज में भी, समद्विबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो। क्लियर है। तो क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होगा जहां पर एस क्या है, एस क्या है, तीनों भुजाओं का योग और उनका आधा। क्लियर है। अब ये एबीसी है क्या, एबीसी होगी जैसे आपसे ये कह दिया जाएगा कि भाई ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। क्या, AB का मान 6 सेंटीमीटर, BC का मान 5 सेंटीमीटर, AC का मान 13 सेंटीमीटर। आपसे सवाल ये पूछेगा क्षेत्रफल बताइए, तो आप तुरंत क्या करेंगे, S निकालेंगे। S कैसे निकलेगा, ये A हो चुकी है भुजा, ये B हो चुकी है, C हो चुकी है। किसी को भी A, किसी को भी B और किसी को भी C मान सकते हैं, लेकिन जिसको एक बार मान लिया उसको दोबारा ना मान लें, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो चुका है, S का मान आप समझ गए होंगे। ठीक, अब आगे चल लेते हैं। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपने क्षेत्रफल का नहीं पढ़ना है, ठीक है। किसके अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर। लेकिन इसकी आकृति मैं आप लोगों को जो बताऊंगा, आकृति कुछ इस तरह की, जैसे हाँ आपने पाइथागोरस थ्योरम जब मैंने बताई थी, पाइथागोरन ट्रिपलेट जब मैंने बताए थे, तब मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि क्या क्या होता है समकोण त्रिभुज। अब दोबारा से समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण, जहां पर एक त्रिभुज के अंदर जहां पर एक कोण का मान 90 डिग्री हो, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और इसके अंदर हमेशा या तो पाइथागोरन ट्रिपलेट इस्तेमाल होंगे, जो इससे पहली वीडियो आप लोगों के पास आ चुकी है, उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर कर रखा है, ठीक है। कम से कम उसमें 7 से 8 मिनट मैंने आप लोगों के साथ साझा किए हैं, तो उसी तरीके से अब उस बात को दोबारा बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट ना लगे तो यहाँ पर लगेंगे आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर होगी इतनी बात। तो समकोण त्रिभुज को केवल एक बात आपने समझनी है कि हमेशा ध्यान रखें कि एक कोण हमेशा कितना होता है, इस त्रिभुज का 90 डिग्री रहता है। समबाहु त्रिभुज की आकृति को मैं यहां पर बना देता हूं। किसको, समबाहु त्रिभुज को। देखिए, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल की देखो कुछ खास बातें हैं, आप इसका डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाते रहिएगा भाई। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। जैसे मैं कहूं आपसे, अगर ये a सेंटीमीटर है तो ये भी a सेंटीमीटर रहेगा, ये भी a सेंटीमीटर रहेगा। समबाहु त्रिभुज के अंदर एक खास बात है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो वो अपने आप में समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसके प्रत्येक कोण का मान भी बराबर रहता है, इसके प्रत्येक कोण का मान भी हमेशा बराबर रहता है। और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री से ज्यादा और 60 डिग्री से कम नहीं होता, ये हमेशा आपने ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये 60 डिग्री रहेगा तो ये भी 60 डिग्री रहेगा, ये कोण भी कितना रहेगा, 60 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा रहता है 180 डिग्री। क्लियर है इतनी बात। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री रहता है। तो मैं इसको हटा देता हूं, समझ गए होंगे आप लोग। समबाहु त्रिभुज में समझ लेना कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। इतनी बातें क्लियर रहेंगी, ठीक है, अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको भी हटा देता हूं। अब हम आते हैं किस पर, समद्विबाहु त्रिभुज पर। समद्विबाहु त्रिभुज, देखो मैं इसकी आकृति अगर आपसे बनाऊं, आपके सामने अगर मैं इसकी आकृति बनाऊं तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है, द्वि से समझ जाना, इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा असमान होती है। क्लियर है। ये जो बातें मैं बोलता जा रहा हूं आप इसको नोट करते रहिएगा। इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा बराबर नहीं रहती, मतलब असमान रहती है। कहने का मतलब अगर ये a सेंटीमीटर है तो ये भी a सेंटीमीटर रहेगा और ये कहलाएगा b। ये बात आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। क्लियर हो गया। जैसे मैं आपसे कहूं, अगर क्वेश्चन वाले ने एक भुजा का मान दे रखा है 15, तो आप कह देना यहां पर भी 15 रहेगा, ठीक है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं समान रहती हैं और एक भुजा क्या रहेगी, असमान। ये हो सकता है कि कितना रहे, 30 सेंटीमीटर, अगर वो सेंटीमीटर में चल रही हैं तो। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब और क्या समझना है भाई इसके अंदर, और ये समझना है, कोणों के हिसाब से भी इस बात को समझ लेते हैं। इस बात को भी आप लिख लेना, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर बराबर भुजाओं के बीच, सही है, बराबर भुजाओं के बीच बनने वाले, सामने बनने वाले कोण हमेशा बराबर रहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, x डिग्री।
बराबर भुजाओं के बीच बनने वाले दोनों कोण हमेशा कितने रहेंगे, हमेशा बराबर रहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, y रहेगा। क्लियर है इतनी बात। लेकिन जो थ्योरम है वो कभी भी नहीं चेंज होगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ये हमेशा आपका कंफर्म इसी तरीके से चलता रहेगा। जैसे मैं आपसे कहना चाहूँ, अगर मान लीजिए पेपर वाले ने कहा कि ये ए है, ये ए है और ये बी है, और उसने बोल दिया कि भाई ये जो मान है ना, ये मान है आपका, ये मान है 70 डिग्री, तो आप समझ जाना कि ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इन दोनों के बीच बनने वाले कोण हमेशा बराबर होंगे। तो कहने का मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब 180 में से कितना आ चुका है, 70 आ चुका है। तो जब 70 आ चुका है तो कितना बचा, 110 डिग्री। अगर आपसे पेपर के अंदर ये सवाल पूछ लिया जाए, जब मैं आप लोगों को ज्योमेट्री कराऊंगा तो ज्योमेट्री में केवल एंगल का और साथ में भुजाओं का खेल है और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छे से उसको भी समझेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया 110 डिग्री किसका मान है भाई, अगर 70 डिग्री ये आ चुका है तो 180 में से अगर 70 आपने घटाया तो 110 बचा, तो ये मान जो टोटल हो चुके हैं वो कितने हो चुके हैं, 110। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि बराबर भुजाओं के बीच बनने वाले सामने के दोनों कोण बराबर होते हैं, तो कहने का मतलब ये कितना हो गया, 55, और ये कितना हो गया, 55। आप इन तीनों को जोड़कर देख लीजिएगा, 180 मिलेंगे। क्लियर हो गया इतनी बात। समद्विबाहु त्रिभुज को आप समझ चुके हैं, ठीक। चलिए अब समझ लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के अंदर बस एक छोटी सी खास बात है कि इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। कहने का मतलब ये एक भुजा इसकी ए रहेगी तो दूसरी बी रहेगी, तीसरी सी रहेगी, कोई भी भुजा बराबर नहीं रहती है, ठीक है, कोई भी भुजा बराबर नहीं रहती है। और इसके अंदर हमेशा आप हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे, और हीरोज फॉर्मूला मैंने पहले से आप लोगों को बता दिया है, क्या है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। अगर कभी भी आपने क्या बताना है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, इसके प्रत्येक कोण का मान भी बराबर अलग अलग होता है, इसके प्रत्येक कोण का मान भी अलग अलग रहता है। अब देखो, और इसमें हमें क्या समझना था, इसमें मैक्सिमम टाइम यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा क्षेत्रफल का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या फिर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। समबाहु त्रिभुज के अंदर या तो फॉर्मूला आप ये लगाएं तो भी आंसर आएगा, या फिर फॉर्मूला ये लगाएं तो भी आंसर आएगा, लेकिन इसके लिए आधार भी होना चाहिए और साथ में ऊंचाई होनी चाहिए, तब आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो समबाहु त्रिभुज के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, और ये स्पेसिफिक जो फॉर्मूला बना है वो केवल और केवल हीरोज फॉर्मूले से बना है, ठीक है। जब हम भुजाओं को क्या मान लेंगे, तीनों साइड को ए मान लेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या बन चुका है, टोटल √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। आप लिख लेना इस बात को, जब कभी भी सवाल आएगा समबाहु त्रिभुज का, तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला जल्दी से अगर उसको हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। और साथ में जरा ये भी लिख लीजिएगा, इसकी जो ऊंचाई होगी ना भाई, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है √3/2 गुणा भुजा। आप इसको भी नोट डाउन कर लें, ठीक है। बस मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेंसुरेशन में जिसके फॉर्मूले क्लियर हैं वो इस मेंसुरेशन के पार्ट को अच्छे से क्लियर कर जाएगा, ठीक है। बाकी तो सब कुछ कैलकुलेशन का खेल है, बाकी जो कंसेप्ट यहाँ पर समझने वाले हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ में क्लियर करता जाऊँगा, ठीक। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज को भी हम देखो जब क्वेश्चन करेंगे तब उसमें अच्छे से समझ लेंगे क्या क्या कंडीशनें होंगी, और विषमबाहु त्रिभुज को भी हम अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर है। तो अभी तक तो हमने केवल समझा कि क्या होता है समकोण त्रिभुज, क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज, क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और किस तरीके से त्रिभुज की एक आकृति बनेगी, और त्रिभुज अगर समबाहु है तो उसमें किस किस तरीके से भुजाएं होती हैं, किस किस तरीके से उसमें कोण बनते हैं। तो उन चीज़ों को समझने के बाद हम डायरेक्ट अब आते हैं सवालों पर। सवाल जैसे जैसे आते जाएंगे हम क्वेश्चंस में उन चीज़ों को समझते जाएंगे। क्वेश्चन अगर इस टाइप का आएगा तो हमें इस तरह से काम करना है, ठीक है, और जो कंडीशन है अभी तक हमने सीखी हैं वो किस तरह से इस्तेमाल की जाएंगी। तो इसके सवालों को पहले देख लेते हैं, सवाल किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं सवालों की ओर, जो सवाल त्रिभुज के पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, और इसी टाइप के सवाल पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। बस आपने ध्यान ये रखना है कि इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखना। याद होगा आप लोगों को पिरामिड के अंदर और प्रिज्म के अंदर भी मैंने मैक्सिमम क्षेत्रफल की चीज़ों को वहाँ पर आप लोगों को बताया था। तो इसलिए मेंसुरेशन के जितनी भी आकृतियाँ यहाँ पर चल रही हैं सभी के फॉर्मूले आप बड़े ध्यानपूर्वक समझते जाना, क्योंकि मेंसुरेशन 2D से ही कनेक्ट
होगा मेंसुरेशन 3D, तभी जाकर के सारी की सारी कंडीशनें आप लोगों को समझ आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना कि मेंसुरेशन 2D 3D बड़ा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। बस एक एक फिगर को आप एक बार आप बना लीजिएगा, उसके क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा, बाकी सब कुछ आसान आप लोगों को लगेगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। जैसे पहले सवाल को देखें, पहले सवाल में ये लिखा हुआ है कि 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। त्रिभुज का परिमाप कितना है? सबसे पहली बात तो कई लोग ये सोच लेते हैं कि यहाँ पर तीन भुजाएं, अगर तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है, अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता तो इस त्रिभुज का क्या नाम होता? समबाहु त्रिभुज। देखो ये छोटी छोटी बातें और आपने हमेशा ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पर दो भुजाएं एक समान होती और तीसरी भुजा असमान होती तो आप तुरंत कह देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज होता। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो तीनों भुजाएं क्या हैं? असमान हैं, मतलब सब अलग अलग हैं। तो इसका मतलब आप इसको तुरंत ये मत सोचने लग जाना कि ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन विषम बाहु त्रिभुज से नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इस बात को जरा ध्यान दें, याद होगा मैंने आप लोगों को जब पाइथागोरन ट्रिपलेट इस वीडियो से जो पहले वीडियो अपलोड की गई थी उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था 3, 4, 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट की सीरीज है और इन नंबर्स का इस्तेमाल जो है कहाँ पर किया जाता है? पाइथागोरस थ्योरम में। तो हम यहाँ कन्फर्म कह सकते हैं सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम क्या बना लें? डायग्राम बना लें। ये हो चुका है आपका क्या? समकोण त्रिभुज। उसने बोला है कि 3, 4, 5 के अनुपात में, और 3, 4, 5 से हमें क्या पता चला? ये समकोण त्रिभुज है। कोई अगर हमसे ये पूछता इतना सवाल दे करके कि त्रिभुज का नाम बताइए, तो हम त्रिभुज का नाम क्या बताते? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। क्लियर है? 3, 4, 5 के रेशो के हिसाब से। अब चलिए, तो इसका मतलब 5x कर्ण हो चुका है, 4x और 3x को यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसने बोला कि भाई क्षेत्रफल इतना दे रखा है। अब हमसे क्या पूछा? त्रिभुज का परिमाप। तो कहने का मतलब मैं क्या यहाँ पर लिख दूँ? त्रिभुज का परिमाप। सबसे पहली बात मैं वो लिखूंगा जो मुझसे पूछा गया। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप ये हमें बताना है। और त्रिभुज का देखो परिमाप क्या होगा? 3x + 4x + 5x। टोटल कितना हो चुका है? क्योंकि परिमाप याद होगा आप लोगों को, वर्ग और समचतुर्भुज में ही मैंने बताया था। परिमाप एक हमेशा वो शब्द होता है जो हम ए से चले, बाउंड्री लाइन पर हम चलेंगे और वापस उसी बिंदु पर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब 3x + 4x + कितना? 5x। तो टोटल कितना हो चुका है? 5, 4, 9, 3 कितना? 12x। x का मान मुझे यहाँ पर रखना है। x का मान अगर मुझे यहाँ पर मिल गया तो मैं क्वेश्चन के आंसर को कर सकता हूँ। ये बात सबको समझ आ गई? कई बार हमें शुरुआत में ये नहीं पता चलता कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। जो पूछा गया वो मैंने सबसे पहले लिख लिया, उसके बाद परिमाप तो इतना हो चुका है, लेकिन x का मान मुझे निकालना पड़ेगा। अब देखो उसने बोल रखा है कि जो क्षेत्रफल है ना भाई, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर है इतनी बात? मैंने आपसे कहा भी था कि समकोण त्रिभुज के अंदर हमेशा यही फॉर्मूला आपने लगाना है। ठीक है, और आप मुझे बताइए आपके पास आधार कितना है? 3x, ऊंचाई कितनी है? 4x, मल्टीप्लाई 1/2 बराबर कितना दे रखा है? 7776। इसको हम 2 बार काटेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो चुका है? x² बराबर 6x², क्योंकि 3 का डबल कितना हो चुका है? 6x। 6x² बराबर 7776। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। 6 से काटेंगे 6, ये हो जाएगा आपका 6, 1, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 6 नम 54 और 6 छंग 36 बराबर कितना? x²। तो आप मुझे बताओ यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? अब यहाँ पर जरा देख लीजिए, अगर x का मान निकालना है तो 1296 का स्क्वायर रूट निकालना मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कितना आसान होगा। लेकिन अगर आप लोगों को याद है तो आप तुरंत कह सकते हैं किसका है? 36 का। तो इसका मतलब x का मान कितना आ चुका है? 36। याद है तब की बात है। अगर आपने याद नहीं है, आपको याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? लास्ट में या तो 6 आएगा या 4 आएगा, तो इसका मतलब 6 या 4 में से 1 आएगा। अब क्या करना है? पेयरिंग करनी है। ये हो जाएगा 3 × 3 = 3 × 4 = 12 और 12 के बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या हो चुका है? 36 का वर्ग। स्क्वायर रूट की एक बार वीडियो जरूर देख लेना, वो बड़ी हेल्पफुल है। क्योंकि नंबर यहाँ पर इतना छोटा है, कई बार बड़ा बन जाएगा, तो बड़े बड़े नंबर्स का आप स्क्वायर रूट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में पहले से पड़ी हुई है। तो आप मुझे बताइए x का मान कितना आ चुका है? 12 गुणा कितना? 36। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 2 आएगा लास्ट में, ये नहीं आएगा आंसर, ये आंसर आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, 2 आंसर मेरे वैलिड हैं, 2 आंसर मेरे कट चुके हैं। अब एक बात बताओ, अगर आगे इसको मल्टीप्लाई करें 6, 2, 8 और 1, 9, 4, 3, 7 इसका मतलब दोनों आंसर वैलिड हैं। 36 का डबल 72 और 36
36 का डबल कितना हो चुका है 72, 36 और 7 टोटल कितना हो चुका है 43। तो इसका मतलब आंसर कितना बना 432। ये सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, मैंने क्या किया है एक बार मैं जरा शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ था, समकोण त्रिभुज, ये कैसे पता चला पाइथागोरन ट्रिपलेट से। उसने क्या पूछा परिमाप, तो परिमाप हमने निकाले 3x + 4x + 5x। x का मान हमने यहाँ से निकालना था क्योंकि टोटल कितना आ चुका है 12x। अब ये x निकालने के लिए उसने कह रखा था कि क्षेत्रफल कितना है 7 7 7 6, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, x का मान हमने यहाँ से निकाल लिया 36। अगर स्क्वायर रूट आप लोगों को मालूम है अगर 1296 का, तो आप आंसर जल्दी कर सकते थे, लेकिन उससे भी जल्दी आप तब कर सकते हैं जब आप लोगों को याद ना हो। कैसे, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट निकालना आप लोगों को बता रखा है, और वो कैसे बता रखा है वो या तो वीडियो में जाकर देखिएगा या फिर इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप जरूर देख लें जो स्क्वायर रूट वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन जो पेपर में आया या फिर आने वाले पेपर के अंदर बस इतना ही होगा कि पेपर वाला आप लोगों के लिए डिजिट को चेंज करेगा। जो अभी आपने सवाल बनाया है वो एसएससी सीजीएल के अंदर 2015 में पूछा गया सवाल था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो सीडीएस 2014 में क्या सवाल पूछा गया। त्रिभुज बड़ा ही खास है और त्रिभुज को आपने समझना है, ठीक है। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे इस पर, वो देखेंगे हम लोग। एक समबाहु त्रिभुज, अब बताओ समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों बराबर हों, ठीक है, कि भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। अब देखो वर्ग को और किसको, समबाहु त्रिभुज को उसने जोड़ने का प्रयास किया, ठीक है भाई। दोनों चीजें हम बना लेते हैं। उसने बोला कि एक वर्ग जो है ना भाई, वर्ग इसका विकर्ण, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां इसका जो विकर्ण है ना, इसका जो विकर्ण है, यदि वर्ग की भुजा इतनी है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज ABC। उसने बोला कि इस समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है, तो इसका मतलब जो x यहां पर आएगा वही x यहां पर रहने वाला है तीनों जगह। ये बात आपको सबको समझ आ गई होगी। विकर्ण क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बना हुआ है, ठीक। तो चल लेते हैं, यदि वर्ग की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब देखो 12 सेंटीमीटर अगर दे रखा है तो इसका मतलब ये भी 12 रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा 12√2। ये बात सबको समझ आ गई होगी। अगर नहीं बात समझ आई है तो दोबारा से आप चीज़ों को देखें, और वर्ग को अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी देख लेना, क्योंकि वहां पर इस चीज को मैंने बताया है ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर 12√2 क्यों बना है, ठीक। चलिए, तो कहने का मतलब यहाँ पर भी कितना आ चुका है भाई 12√2, ये कितना हो चुका है 12√2, ये कितना हो चुका है 12√2। सवाल वाले ने क्या पूछा हमसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब एक बार बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने आपसे कहा था इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला है, हमेशा ध्यान रखना। एक बार याद करने की जरूरत है, बाद में आप लोगों को वो चीज क्लियर होती जाएगी। √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर 12√2 गुणा 12√2, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा हमारे पास आ चुकी है कितनी 12√2। इतनी बात क्लियर। अब इसको हम काट लेते हैं भाई इस तरीके से, ये बात तो सबको समझ आ गई होगी। अब आगे अगर देखें तो ये हो चुका है भाई 12×3 36 और ये √2 गुणा √2। याद करो पुरानी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया √2 की गुणा अगर √2 से करेंगे पूरा 2 बनेगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। 36 का डबल कितना हो चुका है 72 √3, ठीक है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी। सीडीएस 2014 में पूछा गया सवाल है। थोड़ा सा मुझे समझाने में टाइम लग सकता है, बाकी पेपर में तो आप बड़े जल्दी जल्दी आसानी से इसको बना पाएंगे। बस एक बार आप सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, और किताबों में जो घटना चक्र की किताब है, शारदा पब्लिकेशन की किताब है, उसमें से त्रिभुज को छांटिए, वहां पर देखिए केवल त्रिभुज। ऐसा नहीं है कि मैं त्रिभुज को यहाँ पर करा रहा हूँ, आप लाभानी के क्वेश्चन पर अटके हुए हैं, आप साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर लगे हुए हैं। वही क्वेश्चन कीजिए जो आप आज की क्लास में कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल को पढ़ लेते हैं। वो सवाल क्या है, सवाल में बोला गया कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब एक बार बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका हमने याद किया हुआ है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई उसने कह रखा है कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका क्षेत्रफल बताइए। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पर डायग्राम बना दूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जब जब सवाल मेंसुरेशन का आएगा सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, डायग्राम बना लेना चाहिए। तो इसका मतलब ए तीनों भुजाएं बराबर रहेंगी, और यहाँ पर क्या लिख लें H। ये दे रखा कितना 15। क्लियर है इतनी बात सबको, डायग्राम से क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब ऊंचाई के लिए हम क्या लिखेंगे, √3/2 गुणा कितना भुजा बराबर कितना 15। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे कितना √3। इसको इस तरह से हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है।
अब आप मुझे बताइए उसने क्या पूछा, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो समबाहु त्रिभुज, उसका मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये सवाल ये मत समझना कि आसान सवाल हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल भी हम करेंगे, लेकिन अभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें आप लोग, क्योंकि हम ऐसे ऐसे सवालों को अभी करने वाले हैं जो पेपर में आप लोगों को अटकाते हैं या फिर उसमें हम उलझने लग जाते हैं। चलिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4, भुजा का स्क्वायर 30/√3 गुणा 30/√3, क्योंकि भुजा हमारी कितनी आ चुकी है 30/√3। इसका हमने वर्ग कर दिया। यहाँ पर वर्ग करते तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर करना पड़ता, फिर यहाँ पर, तो इसलिए हमने √3 से √3 को काटा। ये बात सबको समझ आ रही है, या फिर मत काटो, इसको ऐसे ही छोड़ो, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर √3 में दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ √3 गुणा √3 कितना बना, पूरा 3, और 3 अगर बना है तो ये कितना हो गया 10। इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 5 जाएगा, 2 से 15। तो आपके सवाल का उत्तर आ चुका है 75/√3। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर है? बड़े आसानी से सवालों को बना पाओगे, बस आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। हर टाइप को समझना है, क्या होता है त्रिभुज, क्या होता है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के अंदर मैक्सिमम टाइम त्रिभुज के ही सवाल बनते हैं, वो समझेंगे आगे। ट्रेपेजियम का मतलब समलंब आकृति जो होती है, ठीक है। चलिए और सवालों को देख लेते हैं त्रिभुज के, और सवाल क्या रहने वाले हैं। त्रिभुजाकार आकृति के अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। आप प्रयास ये करें कि कुछ समय का टाइम लीजिए, खुद से वीडियो पॉज करके खुद से एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखें, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि वाकई जो आप अभी तक तरीका सीख रहे हैं वो तरीका बिल्कुल ठीक है, और उसके जो सॉल्यूशन है उनको जरूर अपने डायरी में नोट करते रहें। पहले सवाल को देखते हैं। देखो क्या करना है। एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं की माप 30 मीटर, 72 मीटर तथा 78 मीटर है। 72 मीटर माप वाली भुजा के शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। जनरली कई बार ऐसा देखा गया है कि पेपर के अंदर अगर आप लोगों को ये सवाल दिखाई दे तो आप कहोगे कि भाई एक त्रिभुजाकार खेत है। देखो मैंने यहाँ पर बना लिया, दिखाई दे रहा है ना पीछे तक भाई, पीछे दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक। ये क्या है, त्रिभुजाकार क्या है, खेत है। अब होता क्या है कि उसने बोला कि ये 30 मीटर है, ये 72 मीटर है, ये 78 मीटर है, इसकी बीमाएं दे रखी है, और उसने बोला कि शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो 72 मीटर माप वाली। तो इसका मतलब ये वाला बताना है आपने, ये शीर्ष लंब बताना है, ठीक है, शीर्ष लंब इसको बताना है आपने। 72 मीटर जो भुजा है उसके सामने वाला शीर्ष लंब बताना है। तो देखो होता क्या है कि हम कई बार इस त्रिभुज को पहली बार देखें तो ये त्रिभुज देखने में सबसे पहली बात तो ना तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता तो तीनों भुजाएं बराबर होती। समद्विबाहु त्रिभुज यदि होता तो 2 भुजाएं बराबर होती। यहाँ पर समकोण त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, इन दोनों में से ये एक ना एक त्रिभुज है। अब कभी भी पेपर के अंदर जल्दी से यहाँ पर ये मत सोचना कि आप इसमें हीरोज फॉर्मूला लगाने लग जाएं, ठीक है, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। जल्दी से इतना काम करें कि तीनों जो भी भुजाएं दे रखी है पेपर में उठा करके उनको नीचे लिख लो, ठीक है। क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि समकोण त्रिभुज बन जाए। ये तो बात का काम है, अगर विषम बाहु त्रिभुज बना तो हमारे पास एक ही रास्ता है, फिर तो हम विषम बाहु त्रिभुज से ही उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर गलती से यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया तो क्वेश्चन हमारा आसान है। एक बार देख लेते हैं, तीनों भुजाओं को काट कर देखते हैं भाई, तीनों भुजाओं को काट करके हमें क्या मिल रहा है। तीनों भुजाएं की 1 नंबर से पक्का कट रही होंगी, काट के देखते हैं, देखो कैसे कटेगा ये। हाँ, ये हो चुका है 3 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 5, 13 के साथ 12, 12 के साथ क्या है 5 है। मैंने आप लोगों को जब पाइथागोरन ट्रिपलेट बताए थे, बड़े ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा, थोड़ा स्लो इसलिए बोल रहा हूँ, हर बात आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए, ठीक है। आप मुझे बताइए 13 के साथ 12, 12 के साथ 5, ये क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब ये इस त्रिभुज का अगर आपसे नाम पूछा जाए, त्रिभुज का नाम बताइए, तो सही नाम इसका क्या होगा, समकोण त्रिभुज। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पाइथागोरन ट्रिपलेट के हाफ, उनके डबल, उनका 3 गुना, उनका 1/3, इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर अपनी भुजाओं को कुछ फिक्स करते हैं। और मैंने आपसे कहा भी था अगर ये समकोण त्रिभुज अगर बन चुका है तो सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण, ठीक है। ये क्या हो चुकी है 72, और ये कितनी हो चुकी है 30। कुछ करना ही नहीं था सवाल में, ठीक है। यदि आप इसको हीरोज फॉर्मूले से करेंगे तो भी आपका, तो ये क्वेश्चन को बार बार इसलिए मैं लगा रहा हूं जिससे कि आप पेपर में अपना टाइम ज़्यादा ना गवाएं, ठीक है। जल्दी से आप क्वेश्चन को देख लें, बस एक बार देखना, उसके बाद आप जल्दी जल्दी उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। उसने पूछा कि 72 मीटर माप वाली भुजा के शीर्ष लंब की लंबाई, तो इसका मतलब शीर्ष लंब हमारा कितना है 30 मीटर। ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है।
बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है वीडियो को दोबारा देखिए, आप हीरोस फॉर्मूला लगा करके देखिए, आप लोगों को बिल्कुल सही लगेगा कि हीरोस फॉर्मूले से भी आपका 30 ही आ रहा है और यहाँ से भी आंसर 30 आ रहा है। ठीक है, हीरोस फॉर्मूला मैंने इसलिए नहीं लगाया जिससे कि ये तो बड़े आसानी से आप लगा सकते हो, और भी अच्छे अच्छे सवाल हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला, अभी तक हमने समकोण त्रिभुज के सवालों को देखा, अभी तक हमने समबाहु त्रिभुज के सवाल को देखा। अब वो त्रिभुज आ चुका है जिसका नाम है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर उसने बोला कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, 544 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक बराबर भुजा आधार की 5/6 गुना है। सही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है। कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम मैंने आपसे हमेशा कहा है। अब देखिए भाई, ये बात सब लोग नोट कर लें अब। ठीक है, जब कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज आपको दिया जाए, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जब कभी भी दिया जाए तो इतना छोटा सा काम कर लेना जो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये तीसरी भुजा असमान रहेगी। यही तो होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, यही होता है, दो बराबर भुजाएं और तीसरी भुजा असमान। आप इन दोनों को भी बराबर मान सकते हो, जैसा मानना चाहो। ठीक, चलिए अब करना क्या है, आपने समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर एक कंडीशन है ज्योमेट्री की, जो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। बाकी आगे मैं आप लोगों को साथ साथ में ये चीज़ें बताता रहूँगा, जिससे आप लोगों को ये बातें क्लियर हो जाएं। जब कभी भी आप असमान भुजा पर, ठीक है, असमान भुजा पर ए बिंदु से कोई लाइन अगर इस तरह से खींचोगे तो हमेशा ये 90 डिग्री बनाती है, हमेशा 90 डिग्री बनाती है। मैं इस पॉइंट को क्या लिख लेता हूँ, ठीक है, दोबारा बता देता हूं। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर वो जो पूरी फिगर है वो आपने इस तरह से बनानी है। समद्विबाहु त्रिभुज अगर आपने बनाया तो आप ए बिंदु से आप इस भुजा पर एक लंब डालिए, तो हमेशा लंब क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। और ये लंब क्या करता है, इसको भी जरा समझ लीजिए। ये लंब क्या करेगा, इस पूरी भुजा को बराबर रेशो में काट देगा। बराबर रेशो का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए अगर ये 10 सेंटीमीटर का माप है तो आप बी क्यू का मान कहेंगे 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्यू पॉइंट यही काम करता है, ये लंब बिंदु यही काम करेगा। तो क्यू सी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब इतना डायग्राम जब कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज का सवाल आएगा तो मैं ये काम करूंगा, और करने के बाद आप मुझे बताओ उसने क्या बोला कि प्रत्येक बराबर भुजा आधार की 5/6 है। तो इसका मतलब अगर आधार 6 है तो ये कितना है, 5 है। तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया, 5। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लेना, क्योंकि उसने कहा है आधार की 5/6 जो बराबर भुजा है, तो इसका मतलब अगर ये 6 है तो ये कितना है, 5 है। तो इसका मतलब अगर बराबर भुजा 5 है तो इसका मतलब ये भी 5 है। यदि मैं अभी तक अगर परिमाप की बात करूं तो परिमाप अभी तक हमने कितना कैलकुलेट किया, परिमाप देखो क्या होता है, परिमाप वही रहेगा बाउंड्री लाइन। तो इसका मतलब 6 + 5 + 5 परिमाप, तो इसका मतलब टोटल परिमाप कितना हो चुका है भाई, 16। बट सवाल वाले ने बोल रखा है कि 544 है भाई, कितना है, 544। और अगर 544 परिमाप उसने दे रखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे हिसाब से, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अगर हमारा परिमाप 16 और उसका परिमाप भी 16 अगर हो जाए, ऐसे सवाल भी कई बार आए हैं, तो इसका मतलब 1 गुने का रिलेशन बनता। अगर सवाल में आपसे ये पूछता कि आप ये बताइए अगर यहाँ पर 16 होता तो, अगर सवाल में ये पूछता कि बराबर भुजा का मान बताइए तो आप कह देते 5 होगा। असमान भुजा का मान पूछता तो आप कह देते 6 होगा। और अगर आपसे ऊंचाई पूछ ले तो देखो ऊंचाई कैसे निकलेगी। मैंने अभी आपसे कहा कि ये लंब बिंदु 90 डिग्री पर काटेगा, तो इसका मतलब ये 6, तो ये पूरा 6 है, तो इसका मतलब बी क्यू का मान कितना हो जाएगा, 3 90 डिग्री। अगर आप केवल इस आकृति को अगर यहाँ से छुपा दें तो ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 5 आ चुका है, 3 आ चुका है, तो ये क्या बचा, 4। ठीक है, यदि अगर यहाँ पर 16 होता 544 की जगह पर, तो अगर इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती समद्विबाहु त्रिभुज की, तो आप कह देते कितना, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या मीटर जो भी साइड है जिसमें भी मेजरमेंट में चल रही है। चलिए अब यहां से रिलेशन बना के देखते हैं कितने गुना है, क्योंकि हमें क्या बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब किसी त्रिभुज का आपको आधार पता हो और उसकी ऊंचाई पता हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2। आधार है हमारे पास कितना, 6x × 4x। बस ये आंसर आपने बताना है। तो इसका मतलब 1/2, बात समझ आ रही होगी। x का मान देखो कैसे आएगा, x का मान वही है कि मतलब यहाँ से रिलेशन कितना बना। अब रिलेशन 16 से इसको काटेंगे, 16 × 48 और 16 × 4 = 64, 34 गुने का यहाँ पर रिलेशन बन चुका है। इस तरीके से 4 गुना कितना, 34। सबको ये बात समझ आ गई होगी। अब देखो मैं इसको काटूंगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब क्या करना है आपने, 3 × 34 × 4 × 34,
या तो यहाँ पर एक अंक लगा दें तो आंसर आपका जल्दी आएगा, या फिर अप्रोक्सीमेशन लगा दें, क्योंकि सरलीकरण के मैंने वो तरीके आप लोगों को पहले से बताता आ रहा हूँ। सारी वीडियो को देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने आप लोगों को एक अंक बताया था, ठीक है। अब क्लियर करते हैं भाई हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पर अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। ऐसा मैंने यहाँ पर x क्यों माना भाई, x इसलिए माना क्योंकि हमारे पास यहाँ पर परिमाप 16 है, उसके पास 16 नहीं था इसलिए। तो इसका मतलब 1/2, आधार कितना है 6 और ऊंचाई कितनी है 4x। तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया मुझे बताना है वो मेरे पास क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। अब इसको अगर थोड़ा सा मैं अप्रोक्सीमेशन में इसको मान लूँ इस तरीके से, बात समझ आ रही होगी, तो आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12। 12 × 9 कितना हो जाएगा 10800। इसका मतलब क्वेश्चन को मैंने कम करके लिखा है, ये बात ध्यान रखना भाई। मैंने क्वेश्चन को कम करके लिखा है, तब मेरे क्वेश्चन का आंसर 10,800 के लगभग आया है। लेकिन मेरे क्वेश्चन का आंसर इससे ज़्यादा आएगा या कम आएगा भाई? ज़्यादा करके लिखूंगा तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने तो कम करके लिखा तो कम आया, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10,800 से ज़्यादा। आप मुझे बताओ, ये लिखा हुआ 38 के आसपास, गलत है। ये 18,000 है, ये 31,000 है, ये 13,000 है। तो आप मुझे बताओ 10,800, बात समझ आ रही है? 10,800 अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है आपका, या फिर ये आंसर हो सकता है। ये बात तो सबको समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब इनमें सही आंसर क्या होगा? इनमें सही आंसर क्या होगा, क्योंकि 10,800 के हम करीब आए हैं अभी। अब अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे चेक करना है तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक अंक तो आप लगाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों के डिजिट को देखिए, दोनों के दोनों बराबर हैं। तब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आएगा, ठीक है। देखो ये वो क्वेश्चन है जहाँ पर हमें कंप्लीट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी आंसर इसका जल्दी से लगा लेगा। चलिए क्या कर रहे हैं, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और एक 10, ये हो जाएगा भाई 4 चौक 16, 4 तिया 12 और एक 13। अब ये बात आप लोगों को सबको क्लियर होगी, ठीक है। ये भी तरीका दिखाई दे रहा है भाई पीछे तक, ये तरीका भी मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले से, ठीक है। किस तरीके से मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा इस तरीके से, 01, 03, ये हो जाएगा 06, ये हो जाएगा 00, ये हो जाएगा 00, ये हो जाएगा 00, ये हो जाएगा 02। ये क्या हो रहा है, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। 6 दूनी 12, अंत में 2 आएगा, वो लिखा हुआ है देखो 2, 6 और 1 7 72 आएगा, ठीक है। 6 और 2 कितना 8, 872 आएगा लास्ट में। 872 यदि आएगा तो इसका मतलब सवाल का उत्तर कौन सा है, ऑप्शन बी। क्लियर हो गई इतनी बात, सबको समझ आ गया, ठीक है। तो कभी भी ऐसा आंसर ना टिक कर दें जो आप लोगों को थोड़ा सा डाउटफुल लगे। ये भी आंसर देखो हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तो हमने जल्दी से आंसर बना लिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो अगला सवाल है। जिन लोगों को कैलकुलेशन नहीं समझ आई है वो दोबारा से वीडियो को देख लें, ठीक है। ये सारे तरीके मैंने क्वेश्चन के जो तरीके हैं जो बीच बीच में आ रहे हैं, जैसे एक अंक या फिर सरलीकरण का नियम, वो मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर रखे हैं। बस प्लेलिस्ट में जाकर के आपने वीडियो को देखना है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। यदि तीसरे, चलो डायग्राम बनाए, सबसे पहले बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज यदि आया तो मैंने अभी आपसे कुछ कहा था, पूरा कंप्लीट हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। ये हो गया डायग्राम। उसने क्या बोला, यदि तीसरी भुजा का मान 2 इकाई है, तीसरी भुजा, तब बराबर भुजा का मान बताइए। इसका मतलब समझ रहे हो, बराबर भुजा तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसका मतलब तीसरी भुजा कौन सी है, असमान भुजा। तो इसका मतलब 1 1, ये पूरा कितना है 2 इकाई। ये बात सबको समझ आ गई होगी। उसने क्या बोला, क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, उसने बोल रखा है 2 वर्ग इकाई। 2 वर्ग इकाई हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2। आधार कितना दे रखा है 2 गुणा ऊंचाई हमें नहीं पता है, ठीक है, ये हमें नहीं पता है, बराबर कितना 4। जब इसको काटेंगे तो x का मान कितना आ चुका है 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया हमने। x का मतलब इस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपके पास मिल चुकी है कितनी 4। अब क्या पूछा, बराबर भुजा का मान, तो बराबर भुजा यहीं से निकलेगी। ये 4 ये 1, कौन सा, यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट तो है नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। 4 का स्क्वायर बताइए कितना 16, 1 का स्क्वायर 1, तो आपके सवाल का उत्तर कितना है √17। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर है। ऐसे ऐसे सवाल, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, और ये तभी आप लोगों के बन पाएंगे जब आप एक बार इन क्वेश्चनों को पहले से प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जा रहे हो, ठीक है। अगर पहले से आपने सवाल किए हुए हैं तभी पेपर में आपके सवाल बनेंगे, ठीक है। कई सवाल इसी पर आधारित अभी भी कुछ जो अभी एग्जाम हुए हैं इस साल के
स्टार्टिंग में उनमें भी पूछे गए थे। अब आप इस तरह के सवाल बड़े आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के समद्विबाहु त्रिभुज के, अभी तक देखो विषम बाहु त्रिभुज का सवाल मैंने अभी तक नहीं कराया आपको, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज का सवाल भी आगे आएगा, ठीक है, उसको भी समझ लेंगे। लेकिन इसके तुरंत बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्या, समलम, क्योंकि दो आकृति आज हमने समझनी है। समलम आकृति को भी एक बार देख लेते हैं, समलम की आकृति क्या होती है। और समलम की आकृति में भी मैक्सिमम टाइम त्रिभुज ही बनेगा, और त्रिभुज अभी तक हमने समझ लिया है, इसलिए मैंने आप लोगों को समलम बताना है, ठीक है। तो समलम क्या होता है इसको एक बार देख लीजिएगा।